हेलो दोस्तों, एनसी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 25 आत्महत्या से बचाओ। यदि आत्महत्या से बचाव के मामलों में जीवन के अर्थ की तलाश सहायक हो सकती है तो उन मामलों की बात भी कर सकते हैं जहां आत्महत्या का खतरा होता है। मैंने एक युवा डॉक्टर के तौर पर ऑस्ट्रिया के सबसे बड़े अस्पताल में 4 साल बिताए हैं। मैं उस विभाग का प्रभारी था जहां गंभीर उदासीनता से पीड़ित रोगी रखे जाते थे। उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्हें आत्महत्या का प्रयास करने के बाद वहां दाखिल कराया गया था। मेरे अनुमान के मुताबिक उन 4 सालों के दौरान मैंने करीबन 12,000 रोगियों की जांच की होगी। उन दिनों मुझे जो अनुभव हुए वे आज भी आत्महत्या की प्रवृत्ति रखने वाले किसी रोगी से मिलने पर सामने आ जाते हैं। आत्महत्या के प्रयास के कुछ दिनों या महीनों बाद मेरे रोगी यह सोचकर बहुत खुश होते थे कि आत्महत्या करने के प्रयास में उनकी जान नहीं गई, क्योंकि अपने जीवन की उस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हो जाता था कि जिस समस्या के कारण वे अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे थे उनके पास उसका हल पहले से मौजूद था। उनके पास अपने प्रश्न का उत्तर था और अपने जीवन के मायने भी थे। अगर 1000 में से एक मामले में भी इस वजह से सब कुछ समझने लगता है तो मेरी यह व्याख्या जारी रहती है कि कौन गारंटी दे सकता है कि तुम्हारे मामले में एक दिन ऐसा नहीं आएगा। आज नहीं तो कल ऐसा दिन आ सकता है, पर तुम्हें खुद जीवित रहकर उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और अब से तुम्हें खुद को जीवित रखने की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी, ताकि तुम उस दिन को अपने जीवन में आता देख सको जब तुम्हारे पास अपने प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं मास न्यूरोटिक सिंड्रोम के दूसरे लक्षण यानी आक्रामकता की। मैं आपको कैरोलिन वुड शेरिफ के एक प्रयोग के बारे में बताना चाहूँगा। वे स्काउट लड़कों के दलों के बीच आपसी मनमुटाव या रंजिश पैदा करने में कामयाब रही और उन्होंने पाया कि जब किशोरों ने मिलकर स्वयं को किसी सामूहिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया तो उनकी आक्रामकता वहीं समाप्त हो गई। उन सबको मिलकर एक गाड़ी को दलदल से बाहर खींचना था जो उनके कैंप के लिए भोजन ला रही थी। जल्दी उन्हें अपने लिए न केवल एक चुनौती मिल गई बल्कि उनके पास एक उद्देश्य भी आ गया जिसे उन्हें मिलकर पूरा करना था। जहाँ तक तीसरे मुद्दे यानी लत या व्यसन का सवाल है तो इसके बारे में मुझे याद आ रहा है कि एनी मैरी वॉन फ्रोस्टमेयर ने इस पर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए थे। परीक्षणों व आंकड़ों से उन्होंने पाया कि 90% शराबी अपने जीवन में अर्थ के अभाव से ग्रस्त थे। स्टैनली क्रिपनर के अध्ययन में 100% शराबियों ने यह बात स्वीकारी कि उन्हें सब कुछ बेमानी से लगने लगा था। अब हम फिर से अर्थ के प्रश्न पर वापस आते हैं। मैं शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक लोगोथेरेपिस्ट केवल उसी अंधे के अर्थ व संभावना से संबंध रखता है जो रोगी के जीवन की परिस्थितियों में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि मैं यहाँ किसी के जीवन के अर्थ की पूरी व्याख्या नहीं करूँगा। हालांकि मैं इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी अर्थ लंबी अवधि के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप एक फिल्म को लें। फिल्म में हजारों चित्र होते हैं और उन सब का कोई न कोई अर्थ होता है। फिर भी जब तक आखिरी दृश्य नहीं दिखाया जाता तब तक फिल्म के पूरे अर्थ को नहीं समझ पाते। इसके अलावा पूरी फिल्म को समझने के लिए उसमें दिखाए जा रही सारे दृश्यों को भी देखना आवश्यक होता है। हर व्यक्ति की तस्वीर देखनी आवश्यक होती है। क्या जीवन में भी ऐसा नहीं होता? क्या जीवन का अंतिम अर्थ भी जीवन के अंत में स्पष्ट नहीं होता? यह इसी बात पर निर्भर करता है कि हर हालात के संभावित अर्थ को व्यक्ति ने अपने ज्ञान और धारणा के अनुसार सार्थक किया है या नहीं। तथ्य यही है कि अगर लोगोथेरेपी के नजरिए से देखा जाए तो अर्थ और उसे समझना ये बुनियादी बातें हैं, ये हवाई किल्लों में नहीं रहते। कार्ल बुलर की सोच हो या गेस्टाल्ट का विचार या फिर मैक्स वर्थिमर का सिद्धांत, जीवन का अर्थ इन सब से थोड़ा अलग ही है। मेरे अनुसार जीवन का अर्थ जानने का मतलब है कि आप इस बारे में जानें कि किसी भी हालत में आपका क्या करना चाहिए। एक बार ये जान लेने के बाद आपके सामने एक अर्थ और एक उद्देश्य आ जाता है। अर्थ की तलाश कैसे हो? एक व्यक्ति अपने लिए अर्थ की तलाश कैसे कर सकता है, इस बारे में चार्लोट बुलर ने कहा है, हमें उन लोगों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए जिन्हें देखने लगता है कि उन्होंने मानव जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पा लिए।
इसके साथ ही उन लोगों के जीवन का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिन्हें ये उत्तर नहीं मिले। इस जीवनियों के अध्ययन के अलावा हम जैविक अध्ययन भी कर सकते हैं। लोगोथेरेपी आपकी अंतरात्मा को एक निर्देशक मानती है जो आवश्यक पड़ने पर आपको बताती है कि आपको जीवन की किसी विशेष परिस्थिति के दौरान किस दिशा में जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए अंतरात्मा की ओर से परिस्थिति के लिए एक मापदंड मिलना चाहिए और उसी तयशुदा मापदंड और उसके मूल्यों की रोशनी में हालात को परखा जाना चाहिए। हम इन मूल्यों को सचेत रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये हमारे भीतर ही है। ये हमारा ही एक रूप है और ये हमारी प्रजाति के उद्भव के बाद हमारे साथ साथ ही निखरी है। इनकी बुनियाद हमारी जैविक अतीत में और इनकी जड़ें हमारी जैविक गहराइयों में टिकी हुई है। जब कॉनराड लोरेंज ने अपनी जैविक अवधारणा ए प्रायोरी तैयार की होगी, तब निश्चित तौर पर उनके मन में यही बात रही होगी। हाल ही में हम दोनों ने मेरी मूल्यांकन प्रक्रिया के जैविक आधार पर चर्चा की, तब उन्होंने बड़ा ही उत्साह से अपनी अवधारणा के बारे में बताया। अगर किसी भी दशा में हमारे भीतर बात को समझने की क्षमता विकसित होती है, तो हम मान सकते हैं कि इसकी जड़ें अंततः हमारी जैविक विरासत की देन है। लोगोथेरेपी की शिक्षा के अनुसार ऐसे 3 प्रमुख मार्ग हैं जिनके जरिए मनुष्य अपने जीवन के अर्थ तक पहुंचता है। पहला, कोई काम करना या कुछ रचना। दूसरा, कोई अनुभव करना या किसी वस्तु या व्यक्ति का सामना करना। दूसरे शब्दों में, अर्थ को केवल काम में ही नहीं बल्कि प्रेम में भी पाया जा सकता है। इसी संदर्भ में एडिथ विस्कोप जोल्सन ने पाया कि लोगोथेरेपी की उस अवधारणा को सार्थक माना जा सकता है जिसमें कहा गया है कि यह मानना अच्छा है कि अनुभव लेना भी उपलब्धि हासिल करने के समान एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सदा आंतरिक जगत के बजाय बाहरी जगत पर अधिक ध्यान देते हैं। इससे हमारी इस क्रिया की भरपाई हो जाती है। जीवन में अर्थ का तीसरा मार्ग सबसे अधिक महत्व रखता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दयनीय हालत का सामना कर रहा है जिसे वह चाहकर भी बदल नहीं सकता, तब भी वह स्वयं से ऊपर उठ सकता है। ऐसा करने के लिए उसे स्वयं में बदलाव लाना होगा, फिर वह अपनी निजी पीड़ा को विजय में बदल सकता है। एडिथ विस्कोप जोल्सन उम्मीद करते हैं कि लोगोथेरेपी यूएस की वर्तमान संस्कृति की अस्वस्थ प्रवृत्तियों में बदलाव ला सकती है, जहां पीड़ित को अपनी पीड़ा पर गर्व करने का अवसर तक नहीं दिया जाता है और उसे प्रोत्साहित करने के स्थान पर इतना तिरस्कृत कर दिया जाता है कि वह न केवल दुखी हो जाता है बल्कि उसे अपने दुख पर शर्मिंदगी का एहसास भी होने लगता है। मैंने लगभग 1/4 सदी तक एक जनरल अस्पताल का न्यूरोलॉजिकल विभाग चलाया है। मैं अपने उन रोगियों की ताकत का साक्षी रहा हूँ जो अपने दुखों को उपलब्धियों में बदलने में समर्थ रहे हैं। ऐसे व्यवहारिक अनुभव के अलावा अनुभव आधारित प्रमाण भी मिलते हैं जो इस संभावना को बल देते हैं कि पीड़ा में भी अर्थ पाया जा सकता है। येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता वियतनाम में युद्धबंदियों के बयानों से प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने कहा हालांकि उनकी कैद बहुत ही तनावपूर्ण, यातना, रोग, कुपोषण व एकांत से भरी रही, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें अपने बंदी जीवन के अनुभवों से लाभ भी हुआ और वे इसे अपने वृद्धि और विकास के अनुभव के तौर पर लेते हैं।